हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज सीजी सेट का पेपर आयोजित हुआ था, तो इसके संभावित आंसर को लेकर आए हैं। आप इसको अंत तक ज़रूर देखें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न जो है शिक्षण अभिरुचि से है, इसमें सेट बी का है ये, और आप लोग अपने सेट के अनुसार से मिला सकते हैं। ये सेट बी का है। तो पहले प्रश्न देखते हैं। नीचे शिक्षार्थियों की कुछ विशेषताएं सूचीबद्ध है। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, आइडेंटिफाई करना है, जो कि इफ़ेक्टिव टीचिंग में मदद करना है, प्रभावी शिक्षण में मदद करते हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं। शिक्षक के प्रति सम्मान, अगर शिक्षक के प्रति सम्मान नहीं भी है तो वो टीचिंग को इफ़ेक्ट नहीं करता है ना। टीचिंग को इफ़ेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, और ये इफ़ेक्ट करता है शिक्षार्थी की मानसिक स्तर, शिक्षार्थी के पिछले अनुभव भी इफ़ेक्ट करता है, और संबंध के प्रति शिक्षार्थी की रुचि का स्तर ये भी इफ़ेक्ट करता है, और शिक्षार्थी के पारस्परिक संबंध का स्तर ये उतना प्रभावित नहीं करता। तो इसको मिलाने से इसका आंसर क्या आ रहा है, सी। देखिए ये इसका राइट ऑप्शन है, संभावित उत्तर है ये। दूसरा प्रश्न में चलते हैं। नीचे लिखे गए दावा और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। रचनात्मक शिक्षा सीखने की प्रक्रिया को तेज करती है, फॉर्मेटिव लर्निंग है ना। और जो समेटिव होते हैं यानी कि योगात्मक मूल्यांकन के विपरीत रचनात्मक मूल्यांकन अत्यधिक विश्वसनीय है। तो इसका आंसर क्या होगा, दावा ए सही है लेकिन कारण गलत है। आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और सरल भी है। ये शिक्षण के स्तर और मुख्य समर्थन को बताया गया है, लेवल ऑफ टीचिंग और मेन। तो स्मृति स्तर जो है हर्बर्ट जी का है, बोध स्तर मोरिसन का, चिंतन स्तर हंट का। तो इसका राइट आंसर है ए। फोर्थ प्रश्न में चलते हैं। सीखना चूंकि सीखना निरंतर है, लर्निंग इज कंटिन्यूअस, एक शिक्षक को बेहतर पढ़ाने के लिए छात्रों के दिमाग बुद्धि के स्तर के अनुसार पढ़ाना चाहिए। इसे क्या कहते हैं, तो इसमें डाउट है, एसोसिएशन का सिद्धांत या सक्रिय पद्धति का सिद्धांत, दोनों में से एक होगा। चलिए आगे देखते हैं। कक्षा में शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान करने हेतु निम्न में से किसका उपयोग करेंगे। तो देखिए डायग्नोस्टिक तो नहीं होगा, डायग्नोस्टिक तो अगर समस्या पता चलता है तो निदान के लिए होता है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत डिफरेंस की बात की गई है, और समकक्षी भी नहीं होगा जिसमें पीयर मूल्यांकन करते हैं। इसके संभावित आंसर है फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगला है लेख लेखन के, आर्टिकल लेखन के सही चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। क्या क्रम होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, विषय का चुनाव करेंगे, फिर अनुसंधान करें और जानकारी एकत्रित करें, फिर क्या करेंगे, मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करेंगे, और फिर क्या करेंगे, लेख संपादित और संशोधित करेंगे, फिर पहला ड्राफ्ट लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा, संभावित आंसर है बी, है ना। सबसे लास्ट में संपादित करेंगे, इस क्रम को मिला लीजिए, इसका आंसर है बी। सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को लिखना है आर्टिकल, तो विषय का चुनाव करेंगे, फिर उसके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे, रिसर्च करेंगे। रिसर्च हो जाने के बाद मेन पॉइंट को हम हाईलाइट करेंगे कि क्या क्या हमको लेना है, फिर पहला ड्राफ्ट लिखेंगे, उसमें करेक्शन वगैरह करेंगे, संपादित करेंगे और संशोधन करेंगे लास्ट में। चलिए आगे देखते हैं। किसी अनुसंधान चक्र के चरणों का सही क्रम है। तो देखिए इसमें सही क्रम क्या है, साहित्य समीक्षा करेंगे पहले, रिव्यू लिटरेचर, फिर
हाइपोथेसिस का निर्माण, फिर डेटा संग्रहण, डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग। इसका आंसर है ए। ये एनपीए शैली में शोध पत्र के शीर्षक पर रनिंग हेड को शामिल करने की आवश्यकता होती है। रनिंग हेड यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर लेखक का नाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है। देखिए इसमें क्या है कि कारण, ये दावा तो सही है रनिंग हेड में करते हैं, लेकिन जो कारण दिया गया है वो गलत है। ऐसा आगे देखते हैं। नीचे 2 सेट दिए गए हैं। सेट 1 अनुसंधान विशेषता को इंगित करता है, जबकि सेट 2 उनके मूल बिंदु को इंगित करता है। दोनों का मिलान करके उचित कोड दें। देखिए थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसमें। ये रिसर्च से है, रिसर्च की विशेषता से है। इसको जब मिलान करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा बी में आएगा। बी से आप मिला लीजिए। कौन सा अनुक्रम आईसीटी का उपयोग करके अनुसंधान में डेटा प्रबंधन के चरणों को सही ढंग से दर्शाता है? तो ये ए है। पहले डेटा एंट्री, डेटा सत्यापन, डेटा क्लीनिंग, डेटा विश्लेषण। आगे चलते हैं। इस अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िएगा और इसके सही आंसर को, जो प्रश्न दिया गया है उसको सॉल्व करते हैं। संज्ञानात्मक क्षमता से अभिप्राय है जानने पहचानने की क्षमता। अगला है शिक्षा शास्त्री प्रारंभिक शिक्षा के लिए मातृभाषा को सर्वाधिक उपयुक्त मानते हैं। इसका राइट आंसर है मातृभाषा में संज्ञानात्मक क्षमता का विकास होता है। अगला है प्रत्येक भाषा में विश्व दृष्टि का तात्पर्य है विश्व को देखने का नजरिया। भाषा में समानता का तात्पर्य है, इस पैराग्राफ के हिसाब से पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिलेगा अर्थगत। अनुवाद भिन्न भिन्न भाषाओं में निहित है जिससे समानता संभव है, वो क्या है? अर्थगत है। आंसर डी। अगला प्रश्न जो दिया है 16, 17, 18, ये इंग्लिश में ही दिया है टोटल, और क्या पता इसमें कुछ दावा आपत्ति हो सकता है हिंदी में क्यों नहीं दिया गया करके। कम्युनिकेशन का है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो उसका राइट आंसर है डी। सबसे पहले क्या आएगा? आइडिएशन आएगा, आइडिया आएगा, उसका डिकोडिंग इनकोडिंग करेंगे, फिर ट्रांसमिशन होगा, उसको डिकोड होगा, फिर लास्ट में क्या होगा? उसका फीडबैक होगा। इसका डी। 17 नंबर है ये। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन द गिवन ऑब्जर्वेशन। ये जो है ना अपवर्ड कम्युनिकेशन को बता रहा है। अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब जो नीचे से ऊपर की हो जाएगा। जब नीचे से ऊपर की ओर जब कोई कम्युनिकेशन जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार का इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसका सही आंसर है सी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। सही आंसर को पूछ रहे हैं ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट को। फोर्थ तो नहीं रहेगा क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शन की बात कर रही है, तो नीचे से ऊपर को इन्फॉर्मेशन जाएगा तो उसमें इंस्ट्रक्शन और कमांड वगैरह नहीं होते हैं। आगे देखते हैं 18 को। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन बेस्ड ऑन द गिवन ऑब्जर्वेशन। दिया गया ऑब्जर्वेशन के आधार पे आपको सेलेक्ट करता है। तो उसका सही आंसर देख लेते हैं सीधा। सही आंसर है सी, पहला और दूसरा। पर इसमें पूछा क्या गया है? इनकरेक्ट को, है ना, कम्युनिकेशन के बारे में इनकरेक्ट क्या है। तो तीसरा में क्या लिखा है देख लेते हैं। फीडबैक इज इनकॉन्सिक्वेंशियल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये गलत है। कंसिक्वेंस नहीं है। और दूसरा हैंडशेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ सबलिमिनल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये दोनों चीज़ें गलत है। और ये तो काफ़ी सरल प्रश्न है। विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज मोस्ट स्प्रेड थ्रू ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। अंगूर लता वाला जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो कैसा होता है? कोई पर्सनल न्यूज़ एंड रूमर्स होते हैं जो तुरंत फैल जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न।
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन द गिवन ऑब्जर्वेशन. Communication is the process of exchanging information. A common symbol of system of symbol is not required. तो ये प्रश्न में डाउट है, इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं. अब यहाँ से शुरू होता है रीजनिंग के प्रश्न. किसी एक कुर्सी को 400 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 20% हानि हुई. कितने में बेचने पर? 400 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 20% की हानि हुई. तो मान लो क्रय मूल्य अगर x मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये 80x हो जाएगा, है ना. अपना विक्रय मूल्य जो कि 400 के बराबर है. तो x कितना निकल जाएगा उसका, बताइए. पॉइंट है ना, 0.8. तो ये निकल जाएगा 500 क्रय मूल्य निकल जाएगा. अब कितने रुपये में बेचने पर विक्रेता को 8% की लाभ होगी. तो अब यहाँ पर ये क्रय मूल्य बन गए 500. तो 500 का 8% निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, 40. ना तो इसमें जोड़ेंगे 40 को तो 540. तो क्या हो जाएगा, दो आंसर आपका 500 और 540, दूसरा और तीसरा 20 का आंसर आ जाएगा. चलिए आगे देखते हैं. ये प्रश्न भी एक ध्यान से देखने पर ये बन जाएगा आसानी से. अचानक कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. x का जैसे दिया है वैसे लिखते हैं. x का 8% कितना है, कितना दिया है, 0.04. तो आपको निकालना क्या है, यहाँ पर x का मान निकालना है और ये सेम में y का मान निकालना है. तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, जब निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए इस प्रकार है. x का 8% मतलब ये, और ये जब इसके पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये बन गया आपका 8x/100 और इधर क्या बन गया, ये हो गया 4. और डेसिमल को हटाएंगे तो कितना 0 हो जाएगा. डेसिमल के बाद 2 0 है इसलिए 2 डिजिट है इसलिए 2 0. तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया. अब बच गया कितना, ये 4 1 कम 4 दूने 8 तो 2x. तो इधर x को ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना बच गया आपका 1/2. मतलब x कितना निकल गया आपका 0.5. तो ये पहला तो निकल गया, 0.5 आ गया x बराबर. अब y का मान भी ऐसे निकाल लेते हैं सेम तकनीक से. तो 0.05 है तो इसका क्या आ जाएगा, सॉरी 0.004 है. तो ये दोनों का आंसर क्या होगा, आपको क्रम से बताना है x और y का मान. तो x का कितना निकला आपका 0.5 और y का 0.05. तो इसका आंसर आपका होगा C, फर्स्ट और सेकंड. और ये प्रश्न भी सरल है, हालांकि देखने से लग रहा है कि क्या क्या दिया है. देखिए x और y का मान है 2/3. तो पहले इसमें मान को रख के देख लीजिए, x की जगह 2 और y की जगह 3. तो आप कर लीजिए ये 2/3. तो इसको गुना करेंगे क्या होगा, 2 दूनी 4, 4/3. ये ऑप्शन मिला के देखते हैं 4/3 है कहाँ पर है. तो ये a का आपका मिल गया 3. तो देखते हैं ऑप्शन में a का 3 केवल एक ही जगह है तो इसका आंसर होगा b वाला. चलिए आगे देखते हैं. ये आपका सीरीज़ का प्रश्न है जो कि बहुत आसानी से दिया हुआ है. देखिए यहाँ पर क्या जोड़े हैं कि 20 आ गया, 10 जोड़े हैं, ठीक है. फिर यहाँ पर क्या जोड़े हैं कि 31 आ गया, 11 जोड़े हैं. फिर यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, मान लो 12 जोड़े तो कितना आ जाएगा, 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43. 43 में 13 जोड़ेंगे तो क्या होगा 56. तो जो सीरीज़ है वो चल रहा है, एक एक जोड़ जोड़ के आगे बढ़ रहा है, 10 11 12 13. तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है, जब जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा, बताइए. 10 जोड़े तो आ गया 20, 11 जोड़े तो 31, अब 12 जोड़े तो कितना आएगा 43. तो राइट आंसर है 43. चलिए आगे देखते हैं. कौन सा सबसे महत्तम भिन्न है. देखिए जब इस प्रकार का रहता है कि नीचे ये अंश है और ये हर है, हर अगर समान है तो सबसे बड़ा अगर पूछेंगे तो जो बड़ा डिजिट रहेगा वही आएगा. तो इसका सबसे बड़ा क्या है 19/23. और अगर अलग अलग रहेगा तो आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, है ना. डिवाइड करके पॉइंट में जो आंसर आएगा, जो पॉइंट वाला बड़ा रहेगा वो उसका. और जब इस प्रकार का है कि सेम है नीचे वाला तो ऊपर में जो बड़ा रहेगा वही
बड़ा होगा और जो छोटा है वो सबसे छोटा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसमें एक को मिलाने से ना बाकी बन जा रहा है। जैसे ये 2 कॉलम है, उसको आपको मैचिंग करना है। उपमान, उपमान का क्या है? तुलना करना, समानता के जरिए ज्ञान। तो ये जैसे मिल रहा है डी का पहला, तो उसके आधार पे एक ही जगह दिया है आपका डी का पहला फर्स्ट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये वाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। सभी राजनीतिज्ञ ईमानदार होते हैं, सभी ईमानदार निष्पक्ष होते हैं। तो इसका क्या आएगा? इसका केवल ये वाला डी। 1 और 2 अनुसरण करते हैं, 1 और 3 अनुसरण करते हैं, ये वाला और ये वाला। कुछ ईमानदार राजनीतिज्ञ होते हैं और कुछ निष्पक्ष राजनीतिज्ञ होते हैं। ये तो गलत है ना, कोई भी ईमानदार राजनीतिज्ञ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये जो प्रश्न है, निम्नलिखित उत्तरों के सेट से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर ना उपयुक्त चित्र के चयनित क्रम जिसमें श्रेणी निर्मित हो सके, चित्र का सीरीज है ये। तो देखिए आपको ना इसके डायरेक्शन को देखना है, ये दोनों में क्या परिवर्तन हुआ है। देखिए 90 एंगल का परिवर्तन हो गया है। ये एरो इधर था, उधर आ गया, और ये था वो इधर आ गया। तो सेम हम इसमें भी करके देखते हैं अप्लाई। ये वाला है, उसका डायरेक्शन भी चेंज हुआ ना, ये इधर आ जाए, मतलब ये एरो को इधर ला देते हैं, वो भी डायरेक्शन चेंज करके। और ज़ीरो तो खैर उसका डायरेक्शन क्या चेंज होगा, ये ऐसे रहेगा, इसका ऐसे। ये वाला ऑप्शन जहाँ दिख रहा है हमें वो ले लेना है, 90 एंगल वाला। तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन है डी। देखिए मैं इस प्रकार से बना के देख रही थी अपने पेपर में, और ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए है केवल। ये भी बहुत इजी है, आपको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है बस। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछ रहे हैं कि ए और बी तीनों आकृति में है, पहला कथन। कौन सी कथन सही है बोल रहे हैं? तो देखिए ए और बी कहाँ हैं? ये ए और बी तीनों में कहाँ है? चित्र नहीं है। देखिए बी को देखेंगे तो वो बी तो सभी में दिख रहा है, बट ए नहीं दिख रहा है, तो ये गलत हो गया। ई, ये देखिए सभी में नहीं है, वो केवल रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर में है, वर्ग में दिख रहा है वो। और बी तो खैर है, सी भी सब में नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए बी और जी, तो बी और जी तीनों आकृति में है, देख लीजिए ध्यान से। तो सही आंसर हो गया आपका सी। ये दृष्टिबाधित वाला है, इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। ये वाला थोड़ा डाउट लगता है, आप लोग बताइए इसका आंसर। कुछ किताबें पेंसिल है, कोई भी पेन पेंसिल नहीं है। तो ये संभावना है बी, और डी में डाउट है, आप लोग देख लीजिए। ये ग्राफ वाला इस प्रकार दिया हुआ है। ग्राफ का अवलोकन कर उचित उत्तर देवें। पिछले वर्ष की तुलना में के प्रतिशत के संदर्भ में किस वर्ष बिक्री में कारो अधिकतम वृद्धि हुई है? देखिए तुलना करके देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि अगर करेंगे तो कितना 195 है ना, तो ये 3 गुना के लगभग 6 है ना, 3 गुना लगभग है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर माइनस करके देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर वृद्धि हो रही 2016 में। ये ग्राफ का अवलोकन कर उचित उत्तर देवें। कितने वर्षों में औसत से अधिक वृद्धि हुई है? तो क्या करेंगे, दोनों के बीच को निकाल लेंगे माइनस करके, तो क्या आएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 316। उसको 5 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 1 मिनट। तो इसमें किस प्रकार का आएगा, इसमें अनुमान लगाने से लगभग इसका 3 बार अधिक वृद्धि देखी गई है। एवरेज निकल रहा 63, तो 63 जब दोनों के डिफरेंस निकाल के देखेंगे, यहाँ पर तो कम हो रहा है, यहाँ पर तो 3 जगह पे 63 से ज़्यादा एवरेज वृद्धि से ज़्यादा निकल रहा है। तो 3 वर्षों में ज़्यादा वृद्धि हुई है एवरेज से। ग्राफ का अवलोकन कर उचित उत्तर देवें। 2015 और 19 के मध्य अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या है? तो इसको निकालने पर आ रहा है
600%। ये दृष्टिबाधित वाला है, इसको छोड़ देते हैं, ये वाला देखते हैं। हिस्टोग्राम जो ऐसा वाला आता है ना जी, ये हिस्टोग्राम है बाहर वाला, इस प्रकार का। हिस्टोग्राम में 2 बार के मध्य कोई अंतराल नहीं होता, तो नहीं होता है, बिल्कुल सही। हिस्टोग्राम सतत चर के लिए उपयुक्त होता है, अतः वर्ग सतत होते हैं, तो ये सही है। ए और आर दोनों सही तथा सही वाक्य, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है। आगे चलते हैं। उचित उत्तर के साथ मिलान कीजिए, ये रिसर्च का है, तो इसका आंसर है सी। आप लोग मिला लीजिए इसको। अब ये इधर का जो आता है वो जीएस का है, डायरेक्ट आंसर वाला। वोलेट, ये वोल LTE निम्नलिखित में से किसका परिवर्णी शब्द है? तो ये है वाइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। डिजिटल शिक्षा के संदर्भ में मुख्य MOOC का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इसमें बहुत सारे आपको फ्री में ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे। आगे देखते हैं। कौन सा स्वदेशी पोर्टल विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए एकल खिड़की पहुंच प्रदान करने के लिए सुविधा देता है? तो ये है MyGov, मेरी सरकार। ये बहुत इजी प्रश्न है, सभी से बना होगा। निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल क्लाइंट है? वो है जीमेल। सुरक्षित लेन देन के ई गवर्नेंस में साधारणतः किस तकनीक का उपयोग करते हैं? वो है ब्लॉकचेन। कई लोग AI लिखे होंगे पर इतना भी डेवलप नहीं हो पाया है। इसका राइट आंसर है ब्लॉकचेन। वायुमंडल में निम्नलिखित हरित प्रभाव गैसों का जीवन काल का सही क्रम है ना? तो ये है, इसका सही आंसर है। कैसे लिखना है आंसर को? बढ़ते क्रम में लिखना है, मतलब सबसे कम वाला पहले रहेगा। तो इसका आंसर है बी। सबसे कम मतलब सतही ओजोन, फिर मीथेन, फिर CFC, और सबसे ज़्यादा किस में रहता है? नाइट्रस ऑक्साइड में। निम्नलिखित में से किसमें ओजोन परत पाई जाती है? यह है समताप मंडल, इंग्लिश में देख लीजिए, स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है ओजोन की परत। नीचे 2 कथन दिए हुए हैं। सभी संभावित प्रदूषक हानिकारक रसायन होते हैं। नहीं, कुछ रसायन इनके अलावा भी प्रदूषक होते हैं। तो ये तो पहला तो गलत है, कथन एक असत्य है। और ये हानिकारक रसायनों के निर्माण हेतु मानव जिम्मेदार है, ये सही है। तो इसका संभावित उत्तर लग रहा है डी, या दोनों भी हो सकते हैं, पर डी ज़्यादा सही लग रहा है। ये प्रश्न में एक ठोक अगर याद है तो अब बन जाएगा, क्योंकि सबको ये तो याद रहता है। अभी अभी सब मनाए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून है, तो बाकी को आप मिला लीजिए। A का 4 है, तो A का 4 वाला एक ही ऑप्शन है, बी। चलिए, पर्यावरण संरक्षण के निम्न में से किसमें दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन का प्रस्ताव अक्टूबर 2020 में पारित किया गया? यह है क्योटो संधि। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, 1956 में स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर क्या आएगा? केवल सी। स्थापना के आधार पर कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो है ना, भारतीय औद्योगिक प्रौद्योगिक संस्थान खड़गपुर, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। यहाँ पर मैं एक मिनट, सबसे पुराना अगर की बात करेंगे तो 1942 में CSIR की स्थापना हुई थी, भारतीय वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद। तो इसका राइट आंसर है सी। आगे देखते हैं। ये भारतीय विज्ञान संस्थान, ये है आपका बेंगलोर में, इसका राइट आंसर है सी। चिकित्सा स्नातकोत्तर है चेन्नई, चमड़ा देहरादून, भारत पेट्रोलियम संस्थान चंडीगढ़। तो राइट आंसर है सी। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1857 में की गई, कौन से शहर में है? कोलकाता। लास्ट आंसर है ये। भारत के उच्चतर शिक्षा प्रणाली में कौन सी समस्या की पहचान NEP 2020 द्वारा नहीं की गई है? तो ये है अप्रभावी विनियामक प्रणाली।
इनइफेक्टिव रेगुलेटरी सिस्टम केवल बी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट करें। और ये संभावित आंसर है, जब इसका मॉडल आंसर आएगा तो और बनाएंगे, लेकिन इसमें अधिक 90% से ज़्यादा सही होने के चांसेस हैं।